Hello friends, welcome to our YouTube channel. Students, our today's topic is modal verbs. We shall solve modal verbs. We also say modal auxiliaries. So let's begin. Now, modal verbs. First of all, look at the definition. A modal verb is a type of auxiliary verb. एक मॉडल वर्ब जो है ऑक्सिलरी वर्ब का एक प्रकार है दैट इज यूज टू इंडिकेट मोडेलिटी, जो मॉडलिटी को इंडिकेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लाइक्लीहुड यानी पॉसिबिलिटी संभावना, एबिलिटी योग्यता, परमिशन आज्ञा, पॉसिबिलिटी संभावना। एग्जाम्पल देखें, टू ऑफ माई फ्रेंड्स कैन प्ले गिटार। Two of my friends can play guitar. Students, this is ability, and for ability here can is used. This is just an example. We shall study all the 13 models in detail in our later part. Now look at the modal verbs. List of modal verbs. As I have already told you that there are 13 modal verbs: can, could, may, might, will, used to, dare, would, shall, should, ought to, must, need. All 13 modal verbs we shall study in detail. Now, modal verbs. आपको कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए मॉडल वर्ब्स के बारे में कि मॉडल वर्ब्स डू नॉट ऐड एस और ई एस टू द थर्ड पर्सन सिंगुलर। जैसे मान लो आपका जो सेंटेंस है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर से स्टार्ट होता है, तो जैसे हम क्या करते हैं, डज लगा देते हैं ही के साथ में। तो ऐसा यहाँ पर मॉडल्स के साथ में नहीं होता। मॉडल्स में चाहे कोई सा भी पर्सन हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वो सेकंड पर्सन हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, मॉडल्स के बाद जो है एस सी आई एस कभी भी नहीं लगता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही कैन स्विम, वह तैर सकता है, यानी उसके अंदर जो है एबिलिटी है, तैरने की योग्यता है। अब आगे एग्जाम्पल देखें, ही कैन स्विम, यानी कैन के बाद एस लगा रखा है जो कि रॉन्ग है। वही बात हमने ऊपर क्या रखी है कि मॉडल वर्ब्स डू नॉट ऐड एस और ई एस टू द थर्ड पर्सन सिंगुलर। यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो भी मॉडल वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगता। नाउ सी another type, modal verbs. How modal verbs are used in simple tense, in continuous tense, in perfect tense, in perfect continuous tense. See, simple, I could work, he could work, it could work, they could work. वही बात जो है मॉडल वर्ब्स के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। आगे कंटिन्यूस देखें, आई कुड बी वर्किंग, ही कुड बी वर्किंग, इट कुड बी वर्किंग, दे कुड बी वर्किंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करते हैं हम, पास्ट कंटिन्यूस टेंस करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस करते हैं। जो भी हम करते हैं उसमें आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी जरूर हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम जब करते हैं विल बी ऑब्लिक शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, तो यहाँ पर मॉडल वर्ब के बाद बी लग जाएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लग जाएगी। उसके बाद परफेक्ट पे चलते हैं। जो परफेक्ट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम लगाते हैं हैज हैव ऑब्लिक जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो परफेक्ट में भी आप देखेंगे वही मॉडल्स के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। आई कुड हैव वर्कड, ही कुड हैव वर्कड, इट कुड हैव वर्कड, दे कुड हैव वर्कड। परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको पता है कि भाई उसमें हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का यूज होता है। ये बात कर रहा हूँ मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। फ्यूचर में शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मॉडल वर्ब्स की, तो मॉडल के बाद हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये स्ट्रक्चर रहेगा। तो आई कुड हैव बीन वर्किंग, he could have been working, it could have been working, they could have been working. Now B part of modal verbs. A we have already discussed. B modal verbs don't need helping verbs to form negative and questions. अभी हमने जो A पार्ट में पढ़ा था कि मॉडल वर्ब्स के बाद हम SEIS नहीं लगाते थर्ड पर्सन सिंगुलर में। अब बी पार्ट कहता है कि मॉडल वर्ब्स को जो है हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती नेगेटिव या क्वेश्चन बनाने के लिए। एग्जाम्पल है यहाँ पर शी शुड स्टे, उसे यहाँ ठहरना चाहिए। तो अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे शी डजंट शुड स्टे, ये रॉन्ग है। हमें जो जैसे यहाँ पर डजंट लगा हुआ है तो ये हेल्पिंग वर्ब डज के बाद हमने नॉट लगा के ऐसे नेगेटिव नहीं बनाना। मॉडल वर्ब्स का नेगेटिव बनता है मॉडल के बाद ही नॉट लगाकर, तो क्या हो जाएगा शी शुडंट स्टे। अब ये तो बात होगी नेगेटिव की। अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव की। वाई डज शी स्टे। अब यहाँ भी हमने क्या कर रखा है कि हेल्पिंग वर्ब डज लगा रखा है। क्वेश्चन बनाने के लिए भी हम जो है डज नहीं लगाएंगे, हम वाई शुड शी स्टे कर लेंगे। तो वाई के बाद मॉडल वर्ब शुड, उसके बाद आपका सब्जेक्ट सी और फिर स्टे। इस तरह से आपका ये बन जाएगा क्वेश्चन या इंटरोगेटिव। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब्स की आवश्यकता नहीं होती नेगेटिव या क्वेश्चन बनाने के लिए। फिर आते हैं हम सी पे। मॉडल वर्ब्स डोंट हैव इन्फिनेटिव्स और आईएनजी फॉर्म्स। मॉडल वर्ब्स में जो है इन्फिनेटिव्स या आईएनजी फॉर्म नहीं होती। यानी जो मॉडल वर्ब से पहले हम ऐसे नहीं कहते कि भाई टू विल, टू माइट, टू मे, टू शुड, ये बात होगी इन्फिनेटिव्स की। और ना ही आईएनजी फॉर्म लगती। जैसे मान लो कैन के बाद हम कैनिंग कर दें, उसके जैसे एग्जांपल दे रखा है मे के बाद मेइंग कर दें। तो कहने का मतलब ये है कि मॉडल वर्ब्स डोंट हैव इन्फिनेटिव्स और आईएनजी फॉर्म्स। मॉडल वर्ब्स में जो है कभी भी आप इन्फिनेटिव्स या आईएनजी फॉर्म्स नहीं देखेंगे। नाउ वी शैल स्टडी मॉडल वर्ब्स वन बाय वन। एक एक करके हम मॉडल वर्ब्स को देखेंगे, सब उनके यूजेस देखेंगे। स्टूडेंट्स अभी तक हमने पढ़ा मॉडल वर्ब्स के बारे में कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, कौन कौन से रूल्स हमने देखे वो। अब बात करते हैं पर्टिकुलरली 13 मॉडल्स की कि हर एक मॉडल का यूज हम कब कब करते हैं। तो हाउ टू यूज मॉडल वर्ब्स। फर्स्ट मॉडल वर्ब इज कैन। कैन का प्रयोग कब होता है और साथ में हमने एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। तो फर्स्ट यूज ऑफ कैन इज एबिलिटी, दैट मीन्स कैन इज यूज्ड फॉर एबिलिटी। कैन का प्रयोग योग्यता के लिए होता है। एग्जाम्पल है दे कैन कंट्रोल देयर वर्क, वे अपना वर्क को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उनके अंदर ये एबिलिटी है। फिर इम्पॉसिबिलिटी है, जिसको कहते हैं हम असंभावना। यहाँ पर वी कांट फिक्स इट, हम इसे फिक्स नहीं कर सकते, दैट मीन्स हियर इट इज इम्पॉसिबिलिटी। नाउ आस्किंग फॉर परमिशन। परमिशन के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। परमिशन यहाँ पर आस्किंग है, परमिशन आज्ञा मांगी जा रही है। कैन आई ब्रिंग हियर, क्या मैं यहाँ ला सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स जब हम कैन का यूज परमिशन के लिए करते हैं तो आप ये मान के सकते हैं कि वो कोई ऑफिशियल परमिशन नहीं होती, इट इज अनऑफिशियल परमिशन। कैन आई ब्रिंग हियर। रिक्वेस्ट के लिए भी कैन का यूज कर लेते हैं, लेकिन जब हम कैन का प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए करते हैं तो वो ज़्यादा पोलाइटनेस शो नहीं करता। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। अगला है गिविंग परमिशन। हमने ऊपर पढ़ा था आस्किंग परमिशन, अब हम पढ़ रहे हैं गिविंग परमिशन। गिविंग परमिशन मीन्स आज्ञा देना। यू कैन गो नाउ, अब तुम घर जा सकते हो।
यानी घर जाने की आज्ञा दी जा रही है। फिर पॉसिबिलिटी संभावना, एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स, कोई भी गलती कर सकता है, यानी किसी से भी गलती करने की संभावना हो सकती है। तो स्टूडेंट्स कैन के यूज थे एबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी, आस्किंग फॉर परमिशन, रिक्वेस्ट, गिविंग परमिशन और पॉसिबिलिटी। अब बढ़ते हैं अगले मॉडल की तरफ। नाउ कुड, स्टूडेंट्स देखते हैं कुड का यूज कब कब होता है, विद एग्जाम्पल देखते हैं हम। सबसे पहला यूज है कुड का परमिशन के लिए। कुड का यूज हम करते हैं परमिशन के लिए। तो जब हम कुड का यूज परमिशन के लिए करते हैं तो वो पोलाइटनेस को शो करता है, यानी वो पोलाइट परमिशन है। कुड आई बोरो योर डिक्शनरी, क्या मैं आपकी डिक्शनरी उधार ले सकता हूँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। फिर रिक्वेस्ट, ये भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए है। कुड यू से इट अगेन मोर स्लोली, क्या तुम इसे फिर थोड़ा सा धीरे से बोल सकते हो, तो ये भी आपका रिक्वेस्ट है। सेकंड पर्सन के साथ आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आप मॉडल कुड का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद इंट्रोगेटिव आपका आ रहा है। फिर पॉसिबिलिटी, आई थिंक वी कुड हैव अनदर टी, मैं सोचता हूँ कि हम एक कप चाय और ले लें, तो ये भी पॉसिबिलिटी है चाय और पीने की। फिर फ्यूचर की बात करते हैं हम, आई विश शाम कुड मीट मी नेक्स्ट वीक, मेरी इच्छा है कि शाम मुझे नेक्स्ट वीक जो है मिले, तो नेक्स्ट वीक बात आ जाती है फ्यूचर की। पास्ट एबिलिटी, आई कुड क्लाइंब अ ट्री इन माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में पेड़ पर चढ़ सकता था, मीन्स द एबिलिटी ऑफ क्लाइंबिंग ए ट्री वाज इन चाइल्डहुड विच डज नॉट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट। तो भूतकाल की योग्यता के लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। तो आई कुड क्लाइंब ए ट्री इन माई चाइल्डहुड, ये भूतकाल की योग्यता है। तो स्टूडेंट्स कुड का हमने प्रयोग किया परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, फ्यूचर को बताने के लिए और भूतकाल की योग्यता यानी पास्ट एबिलिटी के लिए। अब बात करते हैं मे की। मे के यूज और मे का एग्जाम्पल। सबसे पहला है परमिशन, मे आई हैव अनदर कप ऑफ कॉफ़ी, क्या मैं एक कप कॉफ़ी और ले सकता हूँ। तो ये भी स्टूडेंट्स परमिशन है कॉफ़ी के लिए, मे आई हैव अनदर कप ऑफ कॉफ़ी। फिर पॉसिबिलिटी, आई मे फिनिश माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क जो है समाप्त कर सकता हूँ, यानी होमवर्क समाप्त करने की पॉसिबिलिटी है। इसका एग्जाम्पल हम स्टूडेंट्स और ले सकते हैं, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। नाउ विश, मे ही लिव लॉन्ग, हम यहाँ पर जो विश कर रहे हैं वो गॉड से कर रहे हैं। जब भी हम भगवान से इच्छा या प्रार्थना करते हैं तो भी हम मे का प्रयोग करते हैं, मे ही लिव लॉन्ग, भगवान उसकी आयु लंबी करे। तो ये भगवान से विश है या प्रेयर है। फिर पर्पज, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास, वह मेहनत करता है ताकि वो पास हो सके। पर्पज का यहाँ पर मतलब होता है उद्देश्य। तो ही वर्क्स हार्ड, वह मेहनत करता है, उसकी मेहनत करने का उद्देश्य क्या है, ताकि वो पास हो सके। आप यहाँ पर ये बात ध्यान रखें कि सो दैट से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हो तो मे का प्रयोग होता है और मे फिर पर्पज को शो करता है। नाउ माइट, माइट के यूज और एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हमने मे का यूज भी किया था पॉसिबिलिटी के लिए, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था इट मे रेन टुडे का। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो माइट का हम यूज करते हैं वो स्लाइट पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, इट माइट रेन टुडे। दोनों सही हैं आपके, इट मे रेन टुडे भी और इट माइट रेन टुडे भी। इट मे रेन टुडे कहते हैं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है बारिश की, अगर हम कहते हैं इट माइट रेन टुडे तो बारिश होने की संभावना कम है। तो स्लाइट पॉसिबिलिटी या रिमोट पॉसिबिलिटी। फिर परमिशन, ही सेड दैट आई माइट बोरो हिज साइकिल, परमिशन यानी आज्ञा, उसने कहा कि मैं उसकी साइकिल को बोरो कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दैट लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में है और मे के पास टेंस के रूप में यहाँ पर माइट का यूज हुआ है। नेक्स्ट है पर्पज, गांधी जी डाइड
सो दैट हिज कंट्री माइट लिव। गांधी जी की मृत्यु हुई या वो गांधी जी मरे ताकि उनका देश जो है वो जीवित रह सके। तो गांधी जी के मरने का यहाँ पर क्या पर्पस था? ताकि उनका देश जीवित रह सके। तो माइट में स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सो दैट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो फिर माइट का प्रयोग करते हैं, और माइट भी का प्रयोग भी पर्पज के लिए होता है और मे का प्रयोग भी पर्पज के लिए होता है। फर्क क्या है कि में सो दैट से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म का एस मिलेगा, और माइट का जब हम प्रयोग करेंगे तो सो दैट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। नाउ स्टूडेंट्स वी शैल डू मॉडल वर्ब विल। विल के यूज और एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट्स कि विल का प्रयोग कब कब होता है। तो सबसे पहला यूज है विल का रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन के लिए विल का प्रयोग करते हैं, और आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन के साथ जो है हम विल का प्रयोग करते हैं रेजोल्यूशन के लिए, ऑफर के लिए, प्रॉमिस के लिए, इंटेंशन के लिए और डिटर्मिनेशन के लिए। लेकिन सिंपल फ्यूचर में स्टूडेंट्स हम विल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए के साथ करेंगे। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो मैं आपको अभी रूल्स समझाऊंगा कि रेजोल्यूशन के, ऑफर के, प्रॉमिस के, इंटेंशन के और डिटर्मिनेशन के, मैंने आपको एक बार बता दिया है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होना चाहिए, यानी आई या वी होना चाहिए, और सिंपल फ्यूचर में होगा सेकंड और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, तब हम विल का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका जो है मोटी मोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो रेजोल्यूशन यानी कोई भी चीज़ जो है वो मन में ठान लेना, उसको कहते हैं रेजोल्यूशन। तो आई विल डू और डाई, मैं करूँगा या मरूंगा, ये मेरा रेजोल्यूशन है, ये मैंने दृढ़ निश्चय कर रखा है किस्म से। ऑफर, ऑफर मीन्स प्रस्ताव, पेशकश, आई विल डू दैट फॉर यू इफ़ यू लाइक, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा यदि तुम चाहो तो ये ऑफर है। प्रॉमिस, आई विल कम बैक ऑन मंडे, मैं मंडे को वापस आ जाऊँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। इंटेंशन, आई विल गो होम टू सी माई मदर, मैं अपनी माँ को देखने के लिए घर जाऊँगा, तो ये क्या है? ये मेरा इंटेंशन है, इरादा है। डिटर्मिनेशन, वी विल फाइट टू द लास्ट, हम अंत तक लड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो 5 पॉइंट्स थे, रेजोल्यूशन, ऑफर, प्रॉमिस, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, इन सब में हमने फर्स्ट पर्सन के बाद जो है विल का प्रयोग किया है। अब बात करते हैं सिंपल फ्यूचर, जिसको कहते हैं शुद्ध भविष्य। तो सिंपल फ्यूचर का जो प्रयोग, सिंपल फ्यूचर के लिए जब हम विल का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि सेकंड या थर्ड पर्सन होना चाहिए। आमतौर पर इनमें क्या होता है कि मैं वहाँ जाऊँगा, वह वहाँ जाएगा, वह वो काम करेगा, तुम वो काम करोगे, तो इस तरह से तुम कल वहाँ जाओगे। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जब भी सिंपल फ्यूचर की बात हो तो विल का प्रयोग होता है। ही विल लीव फॉर मुंबई टुमारो, वह कल मुंबई के लिए रवाना होगा, सिंपल फ्यूचर है। नाउ स्टूडेंट शैल, शैल के यूज और एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट यूज है शैल का ऑफर के लिए, पेशकश के लिए, और इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा और मॉडल शैल का प्रयोग वाक्य के शुरू में होगा और उसके बाद आपको फर्स्ट पर्सन मिलेगा। तो ऑफर यहाँ पर क्या है? शैल आई हेल्प यू विथ योर लगेज, कि क्या मैं तुम्हारी लगेज उठाने में हेल्प करूँ, तो ये ऑफर दिया गया है। और रूल क्या है यहाँ पर? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, शैल इन द बिगनिंग, उसके बाद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेकंड सजेशन, सजेशन के लिए भी यही रूल सारे फॉलो रहेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, शैल शुरू में आएगा और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रहेगा। शैल वी गो फॉर ए वॉक, क्या हम सैर को जाएं, सजेशन है। फिर स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि जो आगे की जो चीज़ें हैं, 3 चीज़ें, जिसमें कि थ्रेट है, कमांड है और प्रॉमिस है। अगर हम शैल का प्रयोग करते हैं थ्रेट, कमांड और प्रॉमिस के लिए, तो सेकंड और थर्ड पर्सन होना चाहिए। सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए, यानी जो प्रोनाउंस हैं वो सेकंड और थर्ड पर्सन के होने चाहिए, थ्रेट के लिए भी, कमांड के लिए भी और प्रॉमिस के लिए भी। पहले देखते हैं थ्रेट। यू शैल बी पनिश्ड फॉर योर मिसडीड्स, तुम्हारी मिसडीड्स के लिए तुम्हें सजा मिलेगी। कमांड, आदेश, यू शैल डू इट, तुम्हें ये करना ही होगा, ये ऑर्डर है, कमांड है। प्रॉमिस, यू शैल गेट ए रिवार्ड, तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, ये मेरा वचन है, ये मेरा वादा है।
तो स्टूडेंट्स थ्रेट, कमांड, प्रॉमिस सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज होगा। अब बात करते हैं हम सिंपल फ्यूचर की। मैंने जब आपको विल में बताया था सिंपल फ्यूचर में सेकंड और थर्ड पर्सन होना चाहिए, लेकिन जब हम शैल का प्रयोग करते हैं तो सिंपल फ्यूचर में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होने चाहिए, यानी आई या वी होना चाहिए। तो वहाँ पर ही था, तो यहाँ पर आई और वी में होना है। तो वी शैल लीव फॉर दिल्ली टुमारो, हम कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो सिंपल फ्यूचर के लिए यहाँ पर शैल का प्रयोग हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स वुड, हम बात करेंगे अब वुड की, जिसमें कि क्या उसके यूज हैं, क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं, देखेंगे। पहला रूल है पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र प्रार्थना। शर्त होगी आपका कि यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, वुड का प्रयोग वाक्य के शुरू में होगा और पोलाइट रिक्वेस्ट होगी। और जब भी आप यहाँ पर देखें कि सेकंड पर्सन होगा और सेकंड पर्सन के बाद स्टूडेंट्स यदि माइंड होता है तो आप बिना किसी हिचक के जो है वुड लगा सकते हैं। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज होता है। एग्जाम्पल देखें, वुड यू माइंड मूविंग ए लिटल, कि क्या आप थोड़ा सा एक तरफ होगे, ये पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि वुड शुरू में आएगा, उसके बाद सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क होगा, यानी इंट्रोगेशन मार्क होगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, जिसको हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स तब उस स्थिति में वुड का प्रयोग होता है। रूल है पोलाइट रिक्वेस्ट, और माइंड आ जाए तो भी आपको वुड लगाना है। फिर बात करते हैं विश की, इच्छा की। तो ये एक किस्म से काल्पनिक इच्छा होती है, काश कि मैं राजा होता, वुड दैट आई वर ए किंग। यदि डैश के बाद दैट हो और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन हो तो आप वुड लगाएंगे। यहाँ पर विश है यानी इमेजिनेशन है। यहाँ पर इनविटेशन, इनविटेशन देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए भी वुड का प्रयोग होता है। वुड यू लाइक टू प्ले बास्केटबॉल दिस फ्राइडे, क्या तुम इस फ्राइडे को बास्केटबॉल खेलना पसंद करोगे। तो स्टूडेंट्स जब भी लाइक हो तो वुड का प्रयोग होता है। और ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वुड यू लाइक, तो ये इसी से पता लग जाता है कि यू लाइक हो तो आप वुड लगा दें। ये आपको पता लग जाएगा कि आप इनविटेशन दे रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ कॉफी, वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी। तो ये सारा इनविटेशन है, निमंत्रण है। प्रेफरेंस, प्रेफरेंस होता है पसंद के लिए। ऐसी स्थिति में हम स्टूडेंट्स रादर मिलेगा हमारे को सेंटेंस में, आई वुड रादर डाई देन बैग, मैं भीख मांगने से मरना पसंद करूंगा। तो यहाँ पर प्रेफरेंस क्या है, मरना, यानी भीख मांगने से मरना पसंद करूंगा। तो प्रेफरेंस के लिए भी वुड का प्रयोग होता है। फिर हम बात करते हैं पास्ट हैबिचुअल एक्टिविटी की, यानी भूतकाल की आदतपूर्ण क्रिया के लिए, गतिविधि के लिए। ही वुड सिट इन द सन एंड टॉक ऑल डे, वो सारा दिन धूप में बैठा रहता और बातें करता रहता। तो नहीं, ये उसकी जो है पास्ट हैबिचुअल एक्टिविटी है, धूप में बैठे रहना और बातें करना। अनरियल कंडीशन, अनरियल कंडीशन के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। अवास्तविक स्थिति के लिए, अवास्तविक कंडीशन के लिए। इफ आई वॉन ए लॉटरी प्राइज आई वुड गो टू यूएसए, यदि मेरी लॉटरी लग जाती है तो मैं यूएसए जाऊंगा। दिस इज एन अनरियल कंडीशन। तो स्टूडेंट्स वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट, विश, इनविटेशन, प्रेफरेंस, पास्ट हैबिचुअल एक्टिविटी और अनरियल कंडीशन के लिए होता है। नाउ स्टूडेंट्स शुड, अब हम देखेंगे शुड का यूज और एग्जाम्पल। फर्स्ट यूज ऑफ शुड इज ड्यूटी। ड्यूटी के लिए देखें स्टूडेंट्स, वी शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर कर्तव्य बन जाता है हमारा कि उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। तो ये ड्यूटी है। जैसे वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बुजुर्गों का जो है सम्मान करना चाहिए, ये भी हमारा कर्तव्य है। ये एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। एडवाइस, यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली, सलाह किसी को हम देते हैं स्टूडेंट्स तब भी शुड का यूज होता है कि तुम्हें रोजाना व्यायाम करना चाहिए। यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है एक किस्म से संभावना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं शुड दे प्ले वेल दे विल विन, यदि वे अच्छा खेलते हैं तो वे जीत जाएंगे। यहाँ पर साथ में शर्त क्या है अच्छा खेलने की, तो संभव शर्त भी हम कह सकते हैं यहाँ पर शुड दे प्ले वेल,
दे विल विन, यानी उनको जीतना है तो उसके लिए उनको पहले अच्छा खेलना होगा। तो ये किस्म से सशर्त संभावना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी हम इसको कह सकते हैं। शुड दे प्ले वेल दे विल विन। पर्पज, तो यहाँ पर जब भी स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि अगर शुड का प्रयोग हम पर्पज के लिए करते हैं तो हमें वाक्य में लेस्ट मिलेगा, और लेस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग होता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो लेस्ट का मतलब होता है अन्यथा या नहीं तो पर्पज आपको मिलेगा सेंटेंस में लेस्ट और आप लगाएंगे शुड। अगला आता है एजम्पशन, दे शुड बी हियर बाय नाउ, वे अब तक यहाँ आ गए होंगे या अब तक उन्हें यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स बाय नाउ लास्ट में हो और एजम्पशन हो तो आप शुड लगाएंगे। दे शुड बी हियर बाय नाउ, अब तक उन्हें यहाँ आ जाना चाहिए। नाउ मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक बंधन, वी शुड स्पीक द ट्रूथ, हमें सच बोलना चाहिए। तो यह एक किस्म से हमारा नैतिक बंधन है कि भाई हमें जो है सच्चाई का साथ देना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए। तो वी शुड स्पीक द ट्रूथ, हमें सच बोलना चाहिए। दिस इज मॉरल एप्लीकेशन। तो शुड का प्रयोग होता है स्टूडेंट्स ड्यूटी के लिए, कर्तव्य के लिए, एडवाइस सलाह के लिए, प्रोबेबिलिटी संभावना के लिए, पर्पज उद्देश्य के लिए, एजम्पशन अनुमान के लिए, और मॉरल ऑब्लिगेशन नैतिक बंधन के लिए। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स ऑट टू के। आप ये ध्यान रखें कि ऑट टू के और शुड के रूल्स जो हैं वो लगभग मिलते जुलते हैं, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको समझाया कि शुड के और ऑट टू के रूल जो हैं वो लगभग मिलते जुलते ही हैं। यदि आपको डैश के बाद टू दे रखा हो तो फिर आप ऑट लगा देंगे, और जहाँ पर डैश के बाद टू ना लग रहा हो तो आप वहाँ पर शुड भी लगा सकते हैं और ऑट टू भी लगा सकते हैं। तो रूल लगभग शुड और ऑट टू के एक जैसे ही हैं। यदि एग्जाम में आपको डैश के बाद टू मिलता है और आप शुड लगा देते हैं तब आपका रॉन्ग हो जाएगा, उस स्थिति में आपको ऑट लगाना पड़ेगा। पहला रूल है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, तीव्र संभावना, शी ऑट टू पास दिस टाइम, उसे इस बार पास हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम शुड भी लगा सकते थे, शी शुड पास दिस टाइम, शी ऑट टू पास दिस टाइम। उसके बाद सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य की भावना के लिए, स्टूडेंट्स ऑट टू प्रिपेयर देयर लेसन्स वेल, विद्यार्थियों को जो अपने जो लेसन्स हैं उनको तैयारी अच्छी तरह से करनी चाहिए, ये उनका कर्तव्य है एग्जाम्स की तैयारी अच्छी तरह से करना। फिर मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक बंधन, वी ऑट टू लव आवर नेबर्स, अभी हमने पीछे किया था वी शुड स्पीक द ट्रूथ, तो यहाँ पर वी ऑट टू स्पीक द ट्रूथ भी हो सकता है। तो वी ऑट टू लव आवर नेबर्स, हमें अपने पड़ोसियों से प्यार करना चाहिए, दिस इज आवर मॉरल ऑब्लिगेशन। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर ऑट टू के 3 ही रूल लिखे थे, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, सेंस ऑफ ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन। शुड और ऑट टू जो हैं वो लगभग एक जैसे रूल्स हैं, उनमें बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है। मैंने आपको बता दिया है कि शुड का प्रयोग हम तब करते हैं जब डैश के बाद टू ना लगा हो, और डैश के बाद टू लगा है तो हम ऑट लगा सकते हैं, और कई बार हम मान लो डैश के बाद टू ना हो तो हम शुड भी लगा सकते हैं और ऑट टू भी लगा सकते हैं। नाउ यूज टू एक आदत के लिए होता है। पहला रूल है हैबिट इन द पास्ट, पास्ट की हैबिट के लिए, पास्ट की आदत के लिए। आई यूज टू गो आउट फॉर ए वॉक बट नाउ आई डोंट, मैं सैर के लिए जाया करता था, बट नाउ आई डोंट, लेकिन अब मैं नहीं जाता। यानी मेरी पास्ट में क्या आदत थी, पास्ट में मेरी आदत थी सैर को जाना, लेकिन अब मैं नहीं जाता, यानी अब वो आदत नहीं है। तो पास्ट की हैबिट को बताने के लिए भी यूज टू का प्रयोग होता है। हैबिट इन द पास्ट, आई यूज टू गो आउट फॉर ए वॉक बट नाउ आई डोंट। नेक्स्ट, टू शो पास्ट एग्जिस्टेंस, किसी चीज का भूतकालीन अस्तित्व दर्शाने के लिए, यानी कोई ऐसी चीज जिसका अस्तित्व भूतकाल में था लेकिन आज नहीं है, उस स्थिति में भी हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। देयर यूज टू बी अ टेम्पल इन दिस विलेज, इस गांव में एक मंदिर हुआ करता था, यानी कभी आप गए थे
तो वहां पर उस जगह पे मंदिर था, आज वहां पर वो मंदिर नहीं है, यानी उस मंदिर का अस्तित्व तो पहले था, पास्ट में उसका एग्जिस्टेंस था जो कि आज नहीं है। तो हम कह सकते हैं देयर यूज्ड टू बी अ टेम्पल इन दिस विलेज, इस गांव में एक मंदिर हुआ करता था। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स मस्ट पर। मस्ट के यूज देखें। पहला है कंपल्सन। कंपल्सन को कहते हैं हम बाध्यता। बाध्यता के लिए मस्ट का यूज होता है। अ सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, एक नौकर को अपने मालिक की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो एक नौकर के द्वारा अपने मालिक की आज्ञा का पालन करना क्या है? कंपल्सन। फिर है सर्टेनिटी और स्ट्रॉन्ग बिलीफ, निश्चितता या तीव्र विश्वास के लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ऑल मस्ट डाई सूनर और लेटर, सभी को सूनर और लेटर जो है वो मरना ही है, यानी डेथ तो होनी ही है। तो ये एक सर्टेनिटी है, ये एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। नेक्स्ट डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। वी मस्ट फाइट टू द लास्ट, ये हमारा दृढ़ निश्चय है कि हमें अंत तक लड़ना चाहिए, अंत तक हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो दृढ़ निश्चय के लिए मस्ट का प्रयोग होता है। फिर ड्यूटी, कर्तव्य के लिए भी मस्ट का प्रयोग होता है। वी मस्ट पे आवर ड्यूज इन टाइम, हमें अपने जो ड्यूज हैं उनको समय पर भरना चाहिए। तो ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो जब हम मस्ट का प्रयोग ड्यूटी के लिए करते हैं तो ज़्यादा के लिए करते हैं, और जब हम ड्यूटी के लिए शुड का प्रयोग करते हैं तो उस स्थिति में वो इतना कंपल्सन शो नहीं करता। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, जिसको कहते हैं तीव्र बंधन, जिसकी बहुत ही ज़्यादा ऑब्लिगेशन है। वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री, हमें देश के कानूनों का पालन करना चाहिए। ये देश के कानूनों का पालन करना जो है वो अनिवार्यता है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, तो अनिवार्यता के लिए भी जो है मस्ट का प्रयोग होता है। इन्फ्रेंस, अनुमान के लिए, या हम संभावना भी कह सकते हैं। दे मस्ट हैव रीच्ड द स्टेशन बाय नाउ, अब तक वो स्टेशन पहुँच गए होंगे, या अब तक उन्हें स्टेशन पहुँच जाना चाहिए। ये इन्फ्रेंस है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस समय तक जो है वो स्टेशन पर पहुंच गए होंगे, या इस समय तक उनको स्टेशन पर पहुंच जाना चाहिए। बाय नाउ दे रखा है यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स मस्ट का प्रयोग होगा इस सेंटेंस में भी इन्फ्रेंस के लिए। तो मस्ट के लिए जो हमने रूल्स पढ़े हैं उनको एक बार फिर हम रिकूप कर लेते हैं। कंपल्सन, सर्टेनिटी और स्ट्रॉन्ग बिलीफ, डिटर्मिनेशन, ड्यूटी, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, इन्फ्रेंस। अब हम बात करते हैं नीड की। नीड का मतलब होता है आवश्यकता। हम सिर्फ यहाँ पर नीड की जो बात करेंगे वो एज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करेंगे। नीड का प्रयोग एक वर्ब के रूप में भी होता है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट्स कि नीड का प्रयोग वर्ब के रूप में भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक ऑक्सिलरी वर्ब यानी मॉडल वर्ब्स के रूप में नीड को ले रहे हैं। पहला रूल है नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, आवश्यकता या बंधन। नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाने की आवश्यकता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका ये। नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाने की आवश्यकता है? तो पहला रूल क्या है नीड का? नेसेसिटी यानी आवश्यकता के लिए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज हुआ है, नीड का प्रयोग वाक्य के शुरू में, उसके बाद फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई है यहाँ पर, फिर गो देयर, क्या मुझे वहां जाने की आवश्यकता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेसेसिटी। फिर आता है एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता के अभाव के लिए भी नीड का प्रयोग होता है। एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता का अभाव। यू नीड नॉट कैरी एन अम्ब्रेला एज इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, तुम्हें जो है छाता ले जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बारिश रुक गई है। तो अब आवश्यकता का अभाव क्यों है? क्योंकि जब बारिश होती है तभी जो है छाते की आवश्यकता है। यहाँ पर बारिश जब रुक चुकी है तो छाता ले जाने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है तो आवश्यकता का अभाव हो गया। You need not carry an umbrella as it has stopped raining. Absence of necessity is in this sentence. Now we come to our last modal verbs, that is dare. Dare के यूज देखते हैं। Dare का मतलब होता है साहस। First use is to venture or have courage. Venture के लिए या courage के लिए हम dare का यूज करते हैं, और ऐसी स्थिति में जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा डेयर ही डू इट,
उसका ऐसा करने का साहस कैसे हुआ। हाउ डेयर यू इंसल्ट मी, आपका मेरा अपमान करने का साहस कैसे हुआ। हाउ डेयर यू इंसल्ट मी, दोनों ही आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं। डेयर ही डू इट, उसने ऐसा कैसे किया, उसका साहस कैसे हुआ ऐसा करने का। हाउ डेयर यू इंसल्ट मी, तुम्हारा मेरा अपमान करने का साहस कैसे हुआ। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में टू वेंचर और हैव करेज के लिए डेयर का यहाँ पर यूज हुआ है। अगला है एब्सेंस ऑफ करेज। एब्सेंस ऑफ करेज होता है साहस का अभाव। साहस के अभाव के लिए भी हम डेयर का यूज करते हैं। ही डेयर नॉट गो इन द डार्क, उसका अंधेरे में जाने का साहस नहीं है, यानी वो अंधेरे में जाने से डरता है, उसके अंदर अंधेरे में जाने की हिम्मत नहीं है, यानी उसके अंदर साहस का अभाव है कि अंधेरा जब हो जाता है तो उसमें इतना साहस नहीं होता अंधेरे में जाने का। तो ये शो करता है एब्सेंस ऑफ करेज। अगला है चैलेंज और डिफाई, चुनौती देने के लिए या विरोध करने के लिए। आई डेयर यू टू फेस मी, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि तुम मेरा मुकाबला करो। तो चुनौती के लिए भी जो है डेयर का प्रयोग होता है। आई डेयर यू, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि तुम मेरा सामना करो। तो डेयर के 3 रूल थे, टू वेंचर और हैव करेज, एब्सेंस ऑफ करेज और चैलेंज और डिफाई। तो स्टूडेंट्स आज हमने मॉडल वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरीज का जो है टॉपिक जो है सॉल्व किया। 13 मॉडल्स हमने जो है सॉल्व किए। मॉडल वर्ब्स का पूरा वीडियो हमने आपके लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार किया है। तो आप इस वीडियो को देखिए और हमें अपने कमेंट जो हैं वो कमेंट बॉक्स में दें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो ला कर दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर and comment on this video, subscribe to our channel and also press the bell icon to get updates of future videos.